हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है ब्लड यानी रक्त। इसकी क्लास नंबर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने दोनों चैप्टर पढ़ लिया होगा। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो न्यूट्रिशन यानी पोषण और दूसरा चैप्टर कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा ऐसे कर करके कब आप लोगों की पूरी बायोलॉजी हो जाएगी, फिर कब आप लोगों की साइंस हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ब्लड की यानी रक्त की। हमारी बॉडी में क्या ब्लड फ्लो होता है, क्या इसकी पूरी स्टडी करने वाले हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लड की स्टडी यानी रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बात को ध्यान से समझो। क्या हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है? क्या बोलो यस और नो? यस। और मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों कोशिका के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू यानी उत्तक बोलते हैं। बताया था ना? जी सर आपने बताया था। दोस्तों वैसे ही हमारा जो ब्लड होता है ना, इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जो रक्त है क्या वो भी कोशिकाओं का समूह है क्या? तो दोस्तों क्या मैं रक्त को भी एक टिश्यू यानी उत्तक बोल सकता हूं क्या? जी गुरुजी आप लोग बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएंगे, जब हम लोग उत्तक वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा उत्तक 4 प्रकार के होते हैं ना। जो टिश्यू होते हैं ना वो आप लोगों के 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। अब देखो मेरी बात को आप लोग प्लीज जो मैं बोल रहा हूं यहां पर ध्यान से समझो। आप लोग मुझे बताओ, क्या अगर आपके हाथ पे कट लग जाता है तो ब्लड आता है क्या? पैर में कट लग जाएगा तो ब्लड आएगा क्या? यहां पर चोट लग जाएगी तो ब्लड आ जाएगा क्या? बताओ। सिर में चोट लग जाएगी तो ब्लड आ जाएगा। यानी ब्लड बॉडी के हर पार्ट में है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ब्लड ने बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट कर रखा है? इसको 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 सब जगह ब्लड फ्लो रहा है ना, यानी ब्लड ने बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों ऐसा टिश्यू, ऐसा उत्तक जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता है उसको बोलता है कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या जो ब्लड है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है? हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजी उत्तक। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए दोस्तों ब्लड के बारे में पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये एक संयोजी उत्तक है। और दोस्तों ये ठोस अवस्था में होता है या तरल अवस्था में? सर तरल अवस्था में। ठीक है। और दोस्तों जो ब्लड होता है पूरी बॉडी में क्या कर रहा होता है? सर्कुलेट कर रहा होता है, पूरी बॉडी में इसका परिवहन हो रहा होता है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है, तो ब्लड के पीएच वैल्यू क्या आप बता सकते हो क्या? तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है दोस्तों 7.3 से 7.4। यानी क्या है ये? 7 से ज्यादा है यानी हल्का सा ये क्षारीय प्रकृति का है, हल्का सा ये बेसिक नेचर का है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बताओ रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। अभी अभी मैंने बताया हेमेटोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताओ रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मैंने आपको बताया 7.3 से 7.4 के बीच में होता है ना, तो लगभग लगभग 7.4 में बोल सकता हूं। जी सर बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है यार, आप तो सभी सही आंसर दे रहे हो। रक्त क्या है, किस प्रकार का एक उत्तक है? सर रक्त एक संयोजी उत्तक है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप तो बता पा रहे हो। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोगों को संयोजी उत्तक चुनना है। और कैसा संयोजी उत्तक? जो कि तरल अवस्था में हो। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अरे यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों अगर रक्त एक संयोजी उत्तक है तो हड्डियां क्या है? अब मैंने पढ़ाया तो है ही नहीं कि हड्डी उत्तक है नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये तो आगे वाले चैप्टर में करेंगे। अभी गलती से आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो ही चुका है। आ गई बात समझ में? तो आई होप आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया है। बहुत आसान चैप्टर है, अच्छे सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। चलो अब दोस्तों रक्त के संबंध में कुछ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूं हमारी पूरी बॉडी में रक्त कितना पाया जाता है, 1 लीटर पाया जाता है या 2 लीटर पाया जाता है? बताओ, है ना। तो हमारी बॉडी में रक्त की मात्रा कितनी होती है ये बात करते हैं। या जैसे मान लीजिए अगर दोस्तों किसी का वेट ज्यादा होगा तो उसमें ब्लड ज्यादा होगा, कोई छोटा सा बच्चा होगा तो उसमें ब्लड कम होगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं जैसे एक परसेंटेज में बताइए एक तो रक्त की मात्रा कितनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी ने बोला 5% होता है, इसका मतलब अगर कोई 100 किलो किसी का वेट है तो उसकी बॉडी में 5 किलो आप लोगों का ब्लड होगा। एक मुझे आयतन में बताइए,
ठीक है, आइए दोनों में बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर बात करी जाए हमारी बॉडी में, ठीक है, लगभग 4.5 से 5.5 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है ना, वॉल्यूम यानी आयतन के हिसाब से बात करें तो। अगर बात करें दोस्तों बच्चे में, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु जिसका भी जस्ट जन्म हुआ है, उसमें 300 से 400 ml क्या होता है, ब्लड होता है। अगर बात करें दोस्तों पूरी बॉडी के वेट का, तो वो होता है 7 से 7.5%। देखो यार, अगर किसी की बॉडी का वेट ज्यादा है तो उसके हर एक ऑर्गन का ज्यादा है। किडनी उसकी हल्की सी भारी रहेगी, लीवर हल्का सा भारी रहेगा। एक बच्चा है यार तो उसका हर एक ऑर्गन का वेट कम होगा, एक बड़ा है उसका हर एक ऑर्गन का वेट ज्यादा होगा। बोलो, तो अगर एक परसेंटेज की बात करी जाए एवरेज, मतलब पूरी बॉडी के वेट का, तो 7 से 7.5% होता है। जैसे अगर किसी का 100 किलोग्राम है तो उसमें ब्लड 7 से 7.5 किलोग्राम होगा। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सर ब्लड में यानी रक्त में होता क्या क्या है, रक्त के घटक की बात करने वाले हैं। चलिए अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे ब्लड जो होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में, ठोस होता है, तरल होता है। आप लोग बोलोगे सर तरल अवस्था में होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्लड में कुछ तरल भाग भी होता है, लिक्विड पार्ट भी होता है, और कुछ सॉलिड पार्ट यानी ठोस भाग भी होता है। दोस्तों लिक्विड पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है 55%, और सॉलिड पार्ट कम होता है कितना, 45%। इसलिए ब्लड आपको ओवरऑल लिक्विड यानी तरल अवस्था में नजर आता है। क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है दोस्तों। क्या मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाऊं? कल भी जैसे मैंने कमेंट में बहुत कम ध्यान दिया, तो देखो कितने जल्द, मतलब कितना एक फ्लो में अपना चैप्टर हुआ। तो प्लीज़ मैं भी आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, सारा ध्यान इधर रखिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ें रिवाइज करेंगे अच्छे से, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, 100% सिलेक्शन होगा, 100% होगा। लेकिन अगर कमेंट में ध्यान लगाओगे, आप खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा, फिर रिविजन क्या करोगे, है ना। चलो आ जाओ दोस्तों। अगर बात करी जाए दोस्तों, रक्त का जो तरल भाग होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और दोस्तों इसी प्लाज्मा में ठोस भाग होते हैं। सर क्या होते हैं? तो दोस्तों ये जो ठोस भाग होती है उसे, वो बेसिकली कोशिकाएं होती है। रक्त में जो ये कोशिका पाई जाती है ना, मैंने आपको बताया ना रक्त में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, तो रक्त में जो कोशिका होती है ना, वो बेसिकली ठोस प्रकृति की होती है, सॉलिड नेचर होता है, मतलब अवस्था की बात करी जाए सॉलिड। तो अब सर रक्त में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है? दोस्तों कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनका नाम है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। कुछ कोशिकाएं होती है जिनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका। दोस्तों कुछ कोशिकाएं होती है जिनका नाम है प्लेटलेट्स। बेसिकली हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये कोशिकाएं होती कहां पर है? प्लाज्मा के अंदर होती है। आगे बात समझ में। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझना। कहीं ना कहीं रक्त में क्या है, बहुत सारी कोशिका है। बोलो, बहुत सारी कोशिकाएं। यस सर। और दोस्तों कोशिकाएं जो है, रक्त की कोशिकाएं, वो किसके अंदर है? वो एक तरल भाग में है, और इस तरल भाग का नाम क्या है? प्लाज्मा है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। दोस्तों जब मैं आपको टिश्यू यानी उत्तक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पर एक चीज बताऊंगा। क्या बताओगे सर? कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, संयोजी उत्तक, उसकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो एक पदार्थ के अंदर होती है। इस पदार्थ को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, बताओ ब्लड का मैट्रिक्स का नाम बताओ, ब्लड के मैट्रिक्स का नाम बताओ, इसका मतलब ब्लड की जो कोशिकाएं है वो एक पदार्थ के अंदर होती है। उस पदार्थ का नाम क्या है? बताओ ब्लड का मैट्रिक्स कौन सा है? प्लाज्मा है। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ दोस्तों, हम लोग रक्त के घटक समझने वाले हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि रक्त जो है एक तरल भाग है, लेकिन एक्चुअली में अगर बात करी जाए, इसमें कोई ठोस भाग भी होता है। तरल भाग ज्यादा, इसलिए ओवरऑल आपको लोगों को लिक्विड नजर आता है ये, लेकिन इसमें सॉलिड पार्ट भी है। चलिए तो दोस्तों ब्लड में लिक्विड पार्ट भी होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है। लिक्विड पार्ट ज्यादा होता है कितना? 55%। सॉलिड पार्ट कम होता है कितना? 45%। दोस्तों लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलते नहीं हो, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और जो ठोस भाग है बेसिकली कौन सी, क्या है वो रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है। 3 प्रकार की होती है, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, एक डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका, और एक प्लेटलेट। सबके बारे में बात करेंगे, एक एक के बारे में डिटेल में। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चलो तो सबसे पहले दोस्तों किसकी बात करें? पहले हम लोग इस प्लाज्मा की बात कर ले।
पहले इस प्लाज्मा की बात कर ले क्या? जी सर कर लो, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी, है ना, ब्लड में हम लोग किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा की बात करेंगे। दोस्तों अगर देखो यहां पर एक डायग्राम देखो, जैसे ब्लड में बहुत सारी चीजें क्या क्या है, प्लाज्मा भी है, लाल रक्त कोशिका भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। अगर रक्त में मैं केवल प्लाज्मा को अलग कर दूं ना, तो आपको प्लाज्मा कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, पीले रंग का होता है। ठीक है, कि कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर जैसे ये जो प्लाज्मा होता है ये किससे मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या होता है? ठीक है, तो पहले प्लाज्मा की संरचना हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ, है ना, इस प्लाज्मा के बारे में समझने वाले हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है पानी। कितना? 90 से 92% क्या पाया जाता है? पानी। वेरी गुड यार। सर बाकी का जो 7-8% होता है उसमें क्या होता है? दोस्तों प्लाज्मा में पानी के अलावा कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए क्या पाए जाते हैं? कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो हम लोग भोजन लेते हैं, जब इसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो मैंने बताया था ना कि जो ये पोषक तत्व जो मिलते हैं हमको, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ब्लड में कहां पर जाते हैं? वो आरबीसी में जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में नहीं सर, वो प्लाज्मा में जाके घुल जाता है। तो प्लाज्मा में आप लोगों को और क्या मिलेगा सर? ग्लूकोज भी मिलेगा, अमीनो अम्ल भी मिलेंगे। भाई प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो अम्ल मिला, आपने भोजन में जो विटामिन भी लिया होगा तो विटामिन भी मिलेंगे, आपने भोजन में जो मिनरल्स थे, खनिज थे, वो भी आप लोगों के ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए ना, और ब्लड के किस पार्ट में आ जाते हैं? प्लाज्मा में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया उमेश बेटा, तैयारी छोड़ दो। सर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया क्या? तुमको यही नहीं पता कल क्लास हो गई, कल क्लास खत्म होने के बाद में मैंने बोला नहीं था क्या खत्म हो गया? तुमको यही नहीं पता पड़ रहा अभी? ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं। जैसे यहां पर हमारे, है ना, थायराइड ग्लैंड होती है, इससे कुछ हार्मोन्स बनते हैं। तो दोस्तों वो हार्मोन बन के कहां पर आ जाता है? हमारे ब्लड में आ जाता है। हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, सबका अलग अलग कार्य है, वो किस में आ जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड में तो बहुत सारी चीजें, प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट्स भी है। तो ब्लड के किस पार्ट में आ जाता है? प्लाज्मा में आ जाता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में आप लोगों को क्या मिलेंगे? हार्मोन भी मिलेंगे। ठीक है, हार्मोन्स भी मिलेंगे। ठीक है, क्या बात है सर, आपने बता दिया। ठीक है, और क्या मिलेगा, कोई बता सकता है क्या? मेजर चीजें तो मैंने आपको बताई दी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती है? ये सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों स्पेशली बात करें प्लाज्मा का कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है प्लाज्मा का। देखो दोस्तों, जब ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो क्या ब्लड के प्लाज्मा में ये जो पोषक तत्व घुल गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये क्या ये भी पूरी बॉडी में, जैसे जैसे ब्लड पूरी बॉडी में आपका फ्लो करेगा, तो ये जो भोजन था, जो पोषक तत्व है, ये भी क्या पूरी बॉडी में जाएगा क्या? क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये भोजन का परिवहन करता है? क्योंकि दोस्तों जो भोजन जो मिला आपको, वो केवल ऐसा नहीं आंखों को ही जरूरत है, पैर को भी है, हाथ को भी है। तो जैसे जैसे ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, वो भोजन हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा क्या? क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसका कार्य क्या हो जाएगा? भोजन का परिवहन। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। भोजन का परिवहन, इंग्लिश में बोल सकता हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अभी लिखवाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने कभी सुना है हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? कभी सुना है आपने? तो दोस्तों हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो दोस्तों जैसे ही ब्लड हमारे, जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं। तो दोस्तों हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, वो ब्लड में घुल जाती है। और जो ब्लड आपके लंग्स के पास में आएगा ना, ब्लड क्या करेगा, सॉरी लंग्स क्या करेंगे, फेफड़े क्या करेंगे, इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको निकाल लेंगे। तो
इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में घुलना। क्योंकि दोस्तों अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगी नहीं तो देखो लंग्स के पास में जब ब्लड आया तो अगर इसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड होगी नहीं तो लंग्स निकाल पाएगा क्या? एक बच्चे को सवन कुमार, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है बेटा, ब्लॉक करता हूं, तुम घर जाके पढ़ो, ठीक है? इस बच्चे को इसका एडमिशन भी बंद कराता हूं अभी। हाँ और बताओ, बेवकूफ हो, पढ़ाने पे ध्यान देने नहीं देते। आ गई बात समझ में? तो अब क्वेश्चन ये है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घोल रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये किस में घुल जाता है? प्लाज्मा में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कर रहा है। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। दोस्तों आपको क्या पता है क्या कार्बोहाइड्रेट किसकी बनी होती थी? हाँ सर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बनी होती है। क्या बात है यार। फैट किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। क्या बात है दोस्तों। वैसे ही ध्यान रखो, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन वो किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी बॉडी में जो प्रोटीन आया, खाने के बाद में बॉडी में क्या आ गया? प्रोटीन आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा प्रोटीन आपका बॉडी में इस्तेमाल हो गया। क्या कुछ वेस्ट भी बचेगा क्या? क्या कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बचेगा क्या? भाई देखो, प्रोटीन आपके पाचन के बाद में आपके ब्लड में आ गया। अब दोस्तों वो प्रोटीन भी क्या सारा यूटिलाइज हो गया क्या? या मैं बोलूं कि उसका कुछ ना कुछ तो वेस्ट बचेगा। तो क्या इस वेस्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे क्या? मतलब कुल मिला के मैं बोल दूं कि कुछ नाइट्रोजन वाला वेस्ट बचेगा क्या? नाइट्रोजन वाला वेस्ट बचेगा क्या? अब दोस्तों ये नाइट्रोजन वाला वेस्ट होता है ना, इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में अगर रहा ना तो ये पॉइजन यानी जहर की बातें व्यवहार करता है। तो फिर सर इसका इलाज क्या है? दोस्तों हमारी जो किडनी होती है ना, तो आप क्या करो, अगर जो ये नाइट्रोजन वाला वेस्ट है ना, इसको ब्लड में डाल दो कैसे भी करके। अब दोस्तों ब्लड जब किडनी के पास में जाएगा, किडनी क्या करती है, इस ब्लड में जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट होता है ना, इसको निकाल लेती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड में कौन है जो कि इसको नाइट्रोजन वाले वेस्ट को अपने से चिपका लेगा या अपने में घोल लेगा? तो दोस्तों ब्लड में तो आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है। तो प्लाज्मा क्या करती है? ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को अपने में घोल लेती है। तो बेसिकली नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का भी क्या कर रही है? परिवहन कर रही है। ये जो भी मैंने बातें बोली वो मैं लिखवा दूं एक लाइन में? बिल्कुल। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्लाज्मा क्या कर रही है? सुनो, क्या कर रही है? एक तो भोजन का परिवहन कर रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रही है, और एक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन कर रही है। तो प्लाज्मा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है, परिवहन कराता है। किसका? इन तीन चीजों का। तो ये भोजन को अपने में घोल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घोल लेता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को अपने में घोल लेता है ना। और जैसे जैसे प्लाज्मा फ्लो करता है वैसे वैसे इनके साथ में ये भी फ्लो कर पाते हैं। अब बात आती है प्लाज्मा के बारे में बताओ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। ये ध्यान मत रखो बीच में क्या लिखा हुआ है, नहीं, आप तो केवल ये रखो 90 से 92% पानी होता है। बाकी के 7 से 8% में जो होता है वो क्या होता है ना, ग्लूकोज होता है। भाई आपने कार्बोहाइड्रेट जो खाया उसका जो पाचन हुआ उससे ग्लूकोज मिला ना, या और जो कार्बोहाइड्रेट मिली, फ्रक्टोज मिला, गैलेक्टोज, सब क्या वो प्लाज्मा में आएंगे क्या? तो प्लाज्मा में आपको ग्लूकोज और बाकी की शुगर भी मिलेगी क्या? बोलो। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों मैंने आपको बताया प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। बोलो यस और नो? बिल्कुल। अब कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है सर, मैं क्लास में पहली बार आया हूं, प्लीज मेरा कमेंट पढ़ लीजिए। सर हमको दोस्त और अपने मम्मी पापा को, क्या दोस्त और मम्मी पापा को क्या करना है? ये दिखाना है कि मैं आज क्लास में गया था, सर ने मेरा कमेंट पढ़ लिया। ठीक है। तो अगर बात करी जाए दोस्तों प्रोटीन कितना होता है, सॉरी कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं बताओ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं तो 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। एक होता है आप लोगों का एल्ब्यूमिन,
दोस्तों एक होता है आपका ग्लोबुलिन और एक होता है आपका फाइब्रिनोजन। दोस्तों इन तीनों प्रोटीन के आपको दोस्तों मैंने कार्य यहां पर लिखे हुए हैं, ध्यान से आप लोग समझो, एक बार में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों हमारी बॉडी में लिक्विड ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। लिक्विड ज़्यादा होगा तो मूत्र के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, कम होगा तो हमको प्यास लगेगी। तो दोस्तों हमारी बॉडी में लिक्विड की मात्रा को, है ना, तरल की मात्रा को बनाए रखने में इस वाले प्रोटीन का योगदान है। बस ये इतना सा काम ध्यान रख लो। दूसरी बात दोस्तों, ग्लोबुलिन नाम का जो प्रोटीन है सर, ये क्या करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है, हेल्प करता है। और फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन क्या करता है, जैसे दोस्तों आप लोगों के कई बार चोट लग जाती है, ब्लड आएगा तो वहां पर फिर ब्लड जम जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, तो रक्त का थक्का बनाने में इस वाले प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आप लोगों के 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, तीनों का काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके अलावा विटामिन्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं। क्लियर, इनको याद मत रखो। वेस्ट प्रोडक्ट यहां पर लिख लो, नाइट्रोजन वाले वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, नाइट्रोजन वाले वेस्ट प्रोडक्ट, बस ये नाम याद मत रखो, बस आप तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई है मैं फिर से बता देता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। आपके जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92% पानी होता है, बाकी में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, तीनों के काम बता दिए। ग्लूकोज पाया जाता है, अमीनो एसिड पाए जाता है, और भी अलग अलग प्रकार की शुगर पाई जाती है, विटामिन पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन वाले वेस्ट पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो क्या अब आप। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिका, है ना, रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका भी बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बताओ। ये एलपीओ टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है, कौन करता है, प्लाज्मा करता है। यार आप तो सारे बता पा रहे हो, ठीक है। बताओ, ये इस बार के टेक्नीशियन का क्वेश्चन 23 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में। बताओ, प्लाज्मा हो जाएगा। यार बहुत बढ़िया, यार आ रहा है मजा, वेरी गुड। चलिए बताओ, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 90% पानी होता है, बाकी के 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, और बताओ किसकी बात हो रही है, प्लाज्मा की बात हो रही है। क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में भी बनेगा। कब बनेगा, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से सुन रहे हैं, हर एक चीज़ बनेगी, टेंशन मत लो। चलो अब दोस्तों प्लाज्मा की तो हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। हमारे रक्त में जो लिक्विड पार्ट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं प्लाज्मा, उसकी तो बात कर ली। अब दोस्तों ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है, ठोस भाग होता है, उसकी बात कर ले, ठीक है। वो बेसिकली क्या होती है, हमारे ब्लड में जो सेल्स यानी कोशिका पाई जाती है ना, वही क्या है, रक्त का सॉलिड पार्ट है यानी ठोस भाग है। चलिए आ जाओ। सर मेरा एलपी हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों हो जाएगा एलपी यार, आपने ऐसा क्या जो एलपी हो जाएगा, जो आपने कोर्स ले लिया इसलिए एलपी हो जाएगा, नहीं होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने कोर्स ले लिया मेरा टेक्नीशियन हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो 100% होगा, अगर ये काम नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ। आ जाओ, तो बात करते हैं दोस्तों ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स यानी कोशिका की। दोस्तों ब्लड में जो कोशिका पाई जाती है ना, उनका एक अलग नाम भी है। ब्लड में जो कोशिका पाई जाती है उनको ब्लड सेल्स के अलावा ब्लड कॉर्पस्युकल्स भी बोलते हैं, रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा क्यों बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मकान और घर में क्या अंतर है। आप लोग बोलोगे गुरुजी एक जैसा है। नहीं दोस्तों, जैसे मान लो आपका प्यारा सा मकान है हमारा, है ना, उसमें हमारे माताजी पिताजी रहते हैं, हम रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, है ना, ठीक है।
अब मकान तो किसको बोलोगे, जैसे मान लो केवल कुछ बना हुआ है, कोई रहता ही नहीं है उसमें, ये तो आपका मकान है, इसको घर नहीं बोलेंगे। घर किसको बोलते हैं, जिसमें दोस्तों सदस्य भी रहते हैं, उनमें आपस में प्रेम रहता है, एक पूरा परिवार साथ मिलकर रहता है, तो उसको एक घर बोलेंगे। तो सिमिलरली दोस्तों जब हम लोग कोशिका वाले चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका के अंदर काफी कई चीजें पाई जाती है। न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और भी काफी चीजें पाई जाती है। दोस्तों इन कोशिकाओं में किसी में क्या नहीं पाया जा रहा, किसी में क्या नहीं पाया जा रहा, तो इनको कोशिका बोलना सही रहेगा क्या? जो कोशिका में जो चीजें पाई जाती है उनमें कई चीजें पाई नहीं जाती, तो इसलिए दोस्तों इनको रक्त कणिका के नाम से भी जानते हैं, ब्लड कॉर्पस्कुल्स के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? बोलो यस और नो, बोलो। ठीक है, आ जाओ। तो जो रक्त में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो 3 टाइप की होती है, आ जाओ। एक होती है आपकी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, या जिसे लाल रक्त कणिका भी बोल सकते हैं। एक होती है श्वेत रक्त कणिका, और एक होती है प्लेटलेट्स। अब दोस्तों इन तीनों के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम कोई बता सकता है क्या? थ्रोम्बोसाइट। तो आ जाओ। तो दोस्तों 3 प्रकार की कोशिका होती है। सबसे पहले आरबीसी, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, एक होती है व्हाइट ब्लड सेल जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, एक होती है प्लेटलेट जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। आगे बात समझ में? चलिए, तो हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग कंपेरिजन करते हैं इन तीनों में। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं 1 ml ब्लड लूं, तो उसमें लगभग आरबीसी कितनी पाई जाएगी, डब्ल्यूबीसी कितनी पाई जाएगी, प्लेटलेट्स? या मैं अगर बोलूं कि आरबीसी की साइज ज्यादा होगी या डब्ल्यूबीसी की या प्लेटलेट्स की, आइए बात समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी संख्या पे कंपेयर करते हैं। अगर आप लोग 1 ml ब्लड लोगे ना, 1 ml ब्लड, तो उसमें जो आरबीसी पाई जाती है ना, वो पाई जाती है मिलियन में। मिलियन दोस्तों, मिलियन किसको बोलते हैं बताओ? अच्छा इंग्लिश में बताओ, ये कितने हैं? ये कितने मिलियन है मुझे बताओ। ये जो मैंने लिखा है कितने मिलियन है? 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, 10 है, 20 है, 100 है, कितने मिलियन है बताओ? मैंने कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, बताओ बताओ, आराम से करो। तो दोस्तों 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो ये कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब मैं तो भूल गया यार। तो ये 100 मिलियन हो गए। 100 मिलियन हो गए ना? नहीं समझे? चलो ये भी छोड़ो यार, आपको कठिन लग रहा है तो लो और सिंपल कर देता हूं आपके लिए। अब बताओ ये कितने मिलियन है? बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख है ना, तो 10 लाख को ही 1 मिलियन बोलते हैं, तो ये 1 मिलियन है। आपको इतनी सी चीज नहीं आ रही यार, है क्लियर? तो अगर बात करें 1 ml ब्लड में आरबीसी की संख्या मिलियंस में होती है, जैसे मैंने बोला 2 मिलियन होती है, इसका मतलब 1 ml ब्लड में आरबीसी 20 लाख होता है। अगर बात करें दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? केवल हजार में होती है, 5,000 या 7,000 या 8,000। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? आपने टेस्ट भी कराया होगा, कभी आपके डेंगू वेंगू हुआ होगा, उसमें करवाया होगा, आपने बोला होगा ना मेरी प्लेटलेट्स 50,000 पे पहुंच गई। तो 1 ml ब्लड में लगभग 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए, जो कि अगर डेंगू वगैरह जैसी बीमारी में काफी कम हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो बात करी जाए 1 ml ब्लड में, है ना, अगर बात करी जाए 1 ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में आरबीसी पाई जाती है हजार में। इससे ज्यादा संख्या होती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की संख्या होती है लाख में, 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है, और दोस्तों सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? आरबीसी की, मिलियन में होती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात करें साइज की, किसका साइज ज्यादा होता है, किसका कम होता है? तो सबसे बड़ा साइज होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी का, उससे कम होता है आरबीसी का, और उससे कम प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो साइज का भी कंपेयर कर ले क्या? चलो, सबसे छोटा होता है प्लेटलेट्स का, उससे बड़ी साइज होती है आपकी आरबीसी की, और उससे भी बड़ी साइज किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बताओ। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? 3 प्रकार की कणिका यानी 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, सबसे बड़ी बताओ। बताओ
बहुत बढ़िया यार, आप तो सही बात बता पा रहे हो। वाइट सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ठीक है। अब एक एक के बारे में समझे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आरबीसी के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा डब्ल्यूबीसी के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा प्लेटलेट्स के बारे में। चलो हेडिंग डाल लो दोस्तों, आरबीसी रेड ब्लड सेल, हमारे रक्त की दोस्तों जो कोशिका पाई जाती है आरबीसी। अगर एक आरबीसी को देखोगे, देखो उसमें क्या अंदर से काट के देखोगे, पता नहीं क्या क्या पाया जा रहा है, पता नहीं क्या ही है। ठीक है, तो आ जाओ दोस्तों, आरबीसी के बारे में समझने वाले हैं, टेंशन मत लो, ध्यान से समझो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर आरबीसी का शेप कैसा होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसे, मान लो ये कुछ गोली थी, अगर इसको ऊपर से दबा दो नीचे से भी दबा दो तो कुछ ऐसी हो जाएगी क्या? तो आरबीसी की शेप भी ऐसी होती है, ऊपर से भी ऐसा होता है, कुछ यहां से भी होता है, तो इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए किसकी शेप कैसी है, तो बाई कॉनकेव यानी द्वि अवतलाकार। क्या बात है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ, दूसरी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आरबीसी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। दोस्तों ये जो रेड ब्लड सेल होती है ना, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है विशेष प्रकार का, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या आपने सुना हुआ है क्या हीमोग्लोबिन? कभी सुना हुआ है क्या हीमोग्लोबिन? कभी सुना हुआ है क्या हीमोग्लोबिन, कि मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया? तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। तो सर ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है, समझो। दोस्तों हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सर ऑक्सीजन मिलेगी कैसे? दोस्तों जैसे ये मान लो लंग्स है, फेफड़े हैं, जब इनके पास में ब्लड जाता है ना, तो उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन गैस काफी कम होती है। लंग्स क्या करेंगे, इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो निकाल लेंगे और ऑक्सीजन डाल देंगे, यानी लंग से जब ब्लड बाहर निकलेगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन काफी ज्यादा होगी। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन ये है कि सर ब्लड में तो आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है, ऑक्सीजन किस में है, किसके चिपकी हुई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये अपने से क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को चिपका लेता है। और जैसे जैसे ब्लड जाता है तो क्या ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी क्या, हर जगह? बोलो। कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं क्या, आरबीसी का एक काम क्या हो गया, इसका एक कार्य क्या हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी ऑक्सीजन का परिवहन। यस और नो? बिल्कुल सर। चलो आगे बात करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, हम चाहते हैं वो ब्लड में आ जाए, क्योंकि जब ब्लड में आ जाएगी और ब्लड हमारे लंग्स के पास में आएगा तो लंग्स इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा उसको अपने आप में अपने में घोल लेती है। ठीक है, और दोस्तों आप बोलोगे प्लाज्मा करता है, बिल्कुल सही बात है, साथ में आरबीसी भी करती है। कई बार क्या करती है, आरबीसी भी अपने से चिपका लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ले भाई प्लाज्मा में नहीं घुल पा रही, ले मेरे चिपक जा। तो बेसिकली ऑक्सीजन का भी परिवहन यानी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन, दोनों का परिवहन कराता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है। चलिए दोस्तों आ जाओ। तो आरबीसी छोटी होती है, द्विअवतलाकार की होती है, क्लियर है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोशिका के बारे में जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस कोशिका में भी न्यूक्लियस होता है क्या, केंद्रक होता है क्या, आप लोग बोलोगे इस कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। आगे बात समझ में क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्प करता है। आ जाओ, अब कैसे करता है बात को समझिए। देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो। जैसे मान लो एक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला, लाल रक्त कोशिका के अंदर पाया जाने वाला क्या है, क्या है,
हीमोग्लोबिन। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये ऑक्सीजन को चिपका के क्या बना लेता है, इसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये दोस्तों क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। तो जैसे जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी अलग अलग जगह जा रहा है, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होगी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल जाएगा, केवल आपको नॉर्मली हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। सिमिलरली दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी चिपका लेता है। मैंने बोला था ना कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी होता है इसके द्वारा, बिल्कुल। और हीमोग्लोबिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो क्या बनता है, इसका नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इस वाले नाम रखने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। श्वसन वर्णक ये क्या है, इसको छोड़ो, अभी तो बताओ हीमोग्लोबिन किस में मौजूद होता है, अब तो बस मुझे बता दो, बताओ। लाल रक्त कणिका में, बहुत बढ़िया। चलो बताओ लाल रक्त कणिकाओं में क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब देखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन को हम लोग पिगमेंट यानी वर्णक भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर इसको पिगमेंट यानी वर्णक क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पिगमेंट ऐसे पदार्थों को बोलते हैं जिनकी वजह से रंग मिलता है। तो जो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, ब्लड में सबसे ज्यादा कोशिका यही है, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसी की वजह से रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ये एक बेसिकली पिगमेंट हो गया ना। चलिए आगे चले, ठीक है, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि रक्त का रंग कैसा होता है, कौन मुझे बताएगा रक्त का रंग, रक्त का रंग। सब बोलते हैं लाल लाल, ठीक है, ये अधूरी जानकारी है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, ये क्या करता है, और अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो मैंने डायग्राम बनाया था कि लंग्स के पास में जब ब्लड आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। तो इस वाले रक्त का रंग मैंने क्या बनाया था, नीला बनाया था, और इस वाले रक्त का रंग मैंने लाल बनाया। अब इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन काफ़ी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है, ब्लू होता है। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होती है, यहां पर देखो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, रेड होता है। आगे बात समझ में थोड़ा सा आया, चिन्नू सा आया? अरे दोस्तों बायोलॉजी में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो मजा आ रहा है ना? तो ऐसे बायोलॉजी नहीं पूरी, अच्छा केवल इसी चैप्टर में मजा आ रहा है, इससे पहले भी आया था। तो दोस्तों जैसे पहले चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चल रहा है, इससे पता ही नहीं पड़ेगा कब बायोलॉजी दिमाग में घुस जाएगी। लेकिन साथ में पढ़ो, रिवाइज करते हुए चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ जाओ, फालतू की चीज़ों में ध्यान लगाओगे नहीं हो पाएगा, आ जाओ। अब दोस्तों अभी मैंने बताया रक्त का जो रंग होता है लाल रंग, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, वो भी अधूरी जानकारी थी। अब आइए इसको दिमाग में घुसाते हैं। दोस्तों हीमोग्लोबिन तो रक्त में यहां पर भी था, यहां पर भी था, तो एक तरफ रक्त का रंग नीला, एक तरफ लाल, क्या चक्कर है? आइए मेरी बात को समझते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया था, हमारे रक्त में पाई जाती है लाल रक्त कोशिका, और लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। बोलो दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन आता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और बेसिकली दोस्तों इसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कलर लाल नहीं होता, हीमोग्लोबिन का कलर तो बैंगनी होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन को चिपका लेता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी का रंग होता है लाल। तो लाल रंग समझ में आया क्यों है, क्योंकि उस रक्त में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चिपका हुआ है। और नीला कब होता है, जब रक्त में जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, उससे ऑक्सीजन चिपका हुआ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो फिर बेसिकली क्या होता है, नीला रंग होता है। ये जानकारी हल्की से ध्यान रखना। दोस्तों ब्लड हमारी बॉडी में कैसे फ्लो होता है,
क्लियर है? बताओ दोस्तों, ब्लड हमारी बॉडी में नलियों के माध्यम से फ्लो होता है, जिन्हें बोलते हैं रक्त नलिका यानी ब्लड वेसल। क्लियर है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखो, ये मैं कहीं ना कहीं बोल दूं, रक्त का नीला रंग, कौन सा रक्त नीला होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन रहित रक्त। ऑक्सीजन रहित रक्त, या मैं बोल सकता हूं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन काफी कम है। और दोस्तों लाल रंग कौन सा होता है? ऑक्सीजन युक्त रंग, ऑक्सीजन युक्त रक्त का रंग लाल होता है, या मैं बोलूं ऑक्सीनेटेड ब्लड का। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, ये दोनों ही नलियों में फ्लो होता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिन नलियों में फ्लो होता है, जिन नलियों में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, उन नलियों का नाम क्या है? कोई बता सकता है क्या? उन नलियों को हम लोग बोलते हैं वेन, हिंदी में शिरा। और जिन नलियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, उन नलियों को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, हिंदी में धमनी बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने स्लाइड लिखवाई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मजा आ गया? चलो आगे चले। तो देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कलर होता है बैंगनी होता है, लेकिन जब आपका ब्लड में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, उसका कलर होता है ब्राइट रेड, चमकीला लाल। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है ना? आप सिंपल लिख दो ब्लू कलर, नीला रंग का। नीला रंग वाला ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिस नली में फ्लो होता है उसको वेन यानी शिरा बोलते हैं, और लाल रंग वाला यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त जिस नली में फ्लो होता है उसको आर्टरी यानी धमनी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों आरबीसी के कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। तो आप तो लिख लो सिंपल सा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ये लंग्स में होता है। कैसे होता है ये? जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, श्वसन तंत्र, उसमें समझ में आएगा। चलिए बताओ, क्वेश्चन करो दोस्तों। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। ठीक है, चलो अब दोस्तों हमारी कोशिका की, हर बॉडी में जितनी भी कोशिका पाई जाती है उनकी एक लाइफ होती है। किसी की 4 दिन, किसी की 10 दिन। तो जैसे 10 दिन, मान लो किसी की लाइफ 10 दिन है तो खत्म हो गई, फिर नई कोशिका का निर्माण होगा। तो क्या वैसे ही आरबीसी की भी एक फिक्स लाइफ है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इनकी लाइफ होती है 120 दिन, 120 डेज। ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन ये है कि सर फिर ये वापस इनका निर्माण कैसे होता है? सारी बातें करेंगे। देखो दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? जो हमारी हड्डी होती है ना, बोन, जो हमारी हड्डी होती है ना, उसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जितनी भी कोशिका है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, उनका निर्माण कहां पर होता है? हड्डी के अंदर जो बोन मैरो अस्थि मज्जा होता है ना, उसमें होता है। आप आपने वो सुना है क्या ऑपरेशन का नाम कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है? ऐसा कुछ सुना है कभी? अब जैसे मान लो किसी के बोन मैरो में दिक्कत हो रही है, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है, बोन मैरो का काम क्या है? ब्लड सेल, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। तो अगर किसी के बोन मैरो में दिक्कत है तो क्या रक्त कोशिकाओं का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा गुरुजी। तो फिर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, मतलब किसी स्वस्थ व्यक्ति के बोन मैरो उसमें लगाना पड़ता है ना? और दोस्तों मैं आपको फिर से बोलता हूँ, बढ़िया अपनी हेल्थ वगैरह पे ध्यान दो, बढ़िया पढ़ाई करो, आराम से होगा सिलेक्शन। कुछ भी कंपटीशन नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर देखो कर क्या रहे हैं, फालतू के कमेंट करते हैं, दिन भर रील देखते रहते हैं, दिन भर पता नहीं क्या गुटखा पानी खाते रहते हैं, चाय ठड़ियों पे बैठ के चाय पीते रहते हैं। कहाँ है कंपटीशन? कोई मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चल रही है, वो देख रहे हैं, दुनिया भर के सारे मैच देख रहे हैं, फुटबॉल भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं है कंपटीशन। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, आपको तो मतलब मेरे से ज़्यादा थोड़ी पता होगा आपको। कंपटीशन है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप एक सही दिशा में मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। आप ये देखो, आपके जो मतलब जितने बच्चे फॉर्म कर रहे हैं उनकी हालत, आपको हंसी आ जाएगी। आप तो बहुत सही हो,
क्लियर है? और पढ़ना कोई वो नहीं है कि यार 10-12 घंटे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, बढ़िया 4-5 घंटे पढ़ोगे रोज, 100% सिलेक्शन होगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कॉपी पेन लेके टेबल पे बैठ गए, ऐसे तो फिर तो 24 घंटे पढ़ लो वो भी कम है। पढ़ने का मतलब है सीरियसली बस पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन हार्ड लगा, फ़ोन निकाल के रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। क्या कोई ऐसा करता है क्या? क्यों करते हो ये आप मैं बताता हूं इसके पीछे। देखो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है जन्म से कि इसको क्या होता है, जब भी कोई थ्रेट नजर आता है, थ्रेट का मतलब आप बोल दो कोई थ्रेट, हिंदी में क्या बोले थ्रेट को? डरना नहीं, डर नहीं, जब लगता है इसको यार कुछ अनहोनी सी है ना, मतलब समझ रहे हो ना। चलो, और आपके ब्रेन को हमेशा डिस्कंफर्ट से डर लगता है। डिस्कंफर्ट का मतलब क्या है कि आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहता है, यार कोई लोड नहीं है, लोड से डर लगता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो जो काफी हार्ड है, दिमाग को इसमें जोर आ रहा है क्या? हार्ड है। दिमाग को क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए। फिर जैसे ही आप लोग सोशल मीडिया ऐसे करोगे, अच्छा लगेगा क्या? तो दिमाग को वही तो चाहिए था। तो आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चल रहा है, दिमाग आपको आपके अकॉर्डिंग चलवा रहा है। यही मान लीजिए आपने अपनी प्रोग्रामिंग में चेंज कर लिया कि भैया लोड हो कुछ भी हो, मुझे ये काम अपन को करना ही है। तो मान लो आपको एक क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, मत चलाओ सोशल मीडिया, फिर आप इस पे लगे रहो, दिमाग को ये काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ में होती है, बस धीरे धीरे से निजात मिल जाती है ना। जैसे कई बच्चों को सोशल मीडिया की आदत है, किसी को थोड़ा सा भी लोड आता है फिर वो झेल नहीं पाते वो। तो आदत आपने आदत ही आज तक डाल रखी है कि जैसे ही कुछ डिस्कम्फर्ट आए, जैसे कोई लोड आए, मैं हट के कुछ और काम करने लग जाऊंगा जिससे मुझे अच्छा लगे। तो आपने आज तक आदत वो डाली, इसलिए आपका ब्रेन वैसे काम करा। धीरे 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 करो, चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। चलो, हाँ, तो हमारे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जाओं में क्या होता है? कोशिका का निर्माण होता है। अगर बात करें लाल रक्त कोशिका, इसका जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आरबीसी का, मान लो कोई आरबीसी 120 दिन हो गया उसका, तो सर वो डिस्ट्रॉय, वो खत्म कहां पर होती है? देखो, हमारे बॉडी में पेट के पास में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है स्प्लीन, हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, या इसे तिल्ली भी बोलते हैं। तो यहां पर लाल रक्त कोशिका जाके क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दोस्तों इसीलिए इस अंग को हम लोग आरबीसी की कब्र भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पुरानी जो आरबीसी है वो कहां पर नष्ट हो जाती है? तिल्ली में, और लीवर में भी होती है कुछ, है ना। मैक्सिमम तो कहां पर होती है? आपके स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है, तिल्ली में होती है। इसीलिए दोस्तों स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, दूसरी बात, लाल रक्त कोशिका में ना न्यूक्लियस पाया जाता है, और भी कई कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर, वो इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, तो दो एग्जांपल आप लोग ध्यान रखना। ऊंट दोस्तों, इसकी कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक लामा, इसकी भी जो लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। दो अपवाद याद रख लो, इसकी भी लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसकी भी लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, दोनों में आप लोगों को न्यूक्लियस यानी केंद्रक मिलेगा। चलिए दोस्तों, आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर हमारे रक्त में अगर लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो गई तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? बताओ। इस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं ना, मैंने बताया था विटामिन वाले चैप्टर में। तो अगर आपके ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई तो समस्या को बोलते हैं एनीमिया। और अगर आपके ब्लड में आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है, आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो गई, तो दोस्तों इस समस्या को बोलते हैं पॉलीसाइथोमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया, ये इसको पॉलीसिफोमिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके बॉडी पे से काले काले कलर के ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं।
कब? आरबीसी की अधिकता से। और कमी से क्या होता है? कमी से एनीमिया होता है। अधिकता से क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया होता है। ठीक है, ये दूसरा नाम याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, ये वाला याद रख लो, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ ये छोड़ो, ये अपने काम की नहीं है। तो आरबीसी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? कोई समस्या यहां तक? कल पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलो बताओ कैसा लगा? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बताओ। सर ब्लड कितने क्लास में कंप्लीट होगा? देखो यार 2 भी लग सकती है, 3 भी, कल पता पड़ेगा वो। वैसे छोटा ही चैप्टर है ब्लड। मज़ा आ रहा है? और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करो, ठीक है? और कुछ नहीं करना। हाँ, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ था, पाचन तंत्र, उसका टेस्ट मैं भी डाल दूंगा, 1 से 2 घंटे में डल जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, उसका टेस्ट डालना भूल गया था मैं, अभी 1 से 2 घंटे में उसका टेस्ट डल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।